student, good morning to all of you. Today I study class 12 physics. Next topic, electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है हम लोग को। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा क्या? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर हमको पढ़ना पड़ेगा। एरिया वेक्टर क्या होता है? सोचो अरे भाई, एरिया तो हम पढ़ते थे, लेकिन एरिया वेक्टर कहां से आ गया? एरिया जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, किस सरफेस के लिए हमको निकालना है उस पर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सरफेस हम लेते हैं, ये सरफेस हमने लिया, ठीक है, इस सरफेस के एरिया आप निकालते थे, ये स्क्वायर आता था, स्क्वायर आप ले लेते हैं, स्क्वायर ले लीजिए, ये स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए स्क्वायर हमने लिया, ठीक है। अब इसकी एरिया वेक्टर, एरिया निकालना है तो हम जानते हैं साइड का स्क्वायर होता है, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन एरिया वेक्टर मतलब क्या? ये जो सरफेस आ रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, सरफेस से क्या परपेंडिकुलर बाहर की ओर जो होता है, ये एरिया वेक्टर होता है। दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलरली होगा, या तो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड या क्या इनवर्ड, आउटवर्ड या इनवर्ड होगा। किसके लिए? 2D के लिए, यानी 2 डायमेंशनल पिक्चर है, ठीक है। अगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, इस प्रकार के साइड है, सर्कल है, तो इन सब के लिए जो होगा किधर की तरफ होगा? आउटवर्ड या इनवर्ड, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ये इधर भी हो सकता है, ठीक है, या अंदर की तरफ। लेकिन यानी एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो प्लेन होता है, इसके किस डायरेक्शंस में होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होता है। ये आपका क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या लेते हैं, और ये जब 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है, तो इसको ओपन बोलते हैं, ओपन सरफेस। चारों तरफ से ये क्या है? ओपन है, तो ये क्या कहलाता है? ओपन सरफेस कहलाता है। तो ये हो गया आपका क्या? ओपन सरफेस। लेकिन अगर 3D है, 3 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है, तीनों एक्सिस है, तो ये क्या हो जाता है? 3D हो जाता है, 3 डायमेंशनल, और इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस। 3D मतलब चारों तरफ से वो क्या है? क्लोज। जैसे मान लीजिए 3D, आप जानते हैं बहुत सारे पिक्चर्स 3D देखे होंगे, जैसे क्यूब ले लें, क्यूबॉइड ले लें, स्फीयर ले लें, ये सब का सब क्या है भाई? 3D है, ठीक है। तो ये 3D पिक्चर हमने लिया, ठीक। अब इसका अगर लेंगे तो ये क्या होगा? केवल और केवल हर सरफेस के, अगर जिस सरफेस के लंग लेंगे उस सरफेस के क्या होता है? आउटवर्ड होता है, ओनली आउटवर्ड, ठीक है। क्या होता है? आउटवर्ड होता है, ठीक है, ओनली परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू सरफेस, ठीक है। ये सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ओनली परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू सरफेस। सरफेस के हमेशा और हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। कोई भी सरफेस लेंगे, जैसे मान लेते हैं आप क्या लेते हैं? सिलेंडर ले लीजिए। अब सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं भाई? 2 तरह के सरफेस होते हैं। आपको सिलेंडर पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया जाता था कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ऐसे करके बताया जाता था। तो यहां देखिए 2 प्लेन सरफेस है और एक क्या है? कर्व सरफेस है। 2 देखो, ये प्लेन सरफेस है, अगर इसके लिए निकाले, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा। यहां पर सरफेस लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ आउटवर्ड होगा। यहां पर सरफेस लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ आउटवर्ड होगा। यानी जहां पर लेंगे एरिया वेक्टर उसके क्या होगा? आउटवर्ड होगा। मान लीजिए कि स्फीयर लेते हैं, स्फीयर ले लिए, तो स्फीयर ले लिए, तो यहां पर हर पॉइंट पर निकालते हैं, इधर की तरफ हो जाएगा, यहां निकालोगे इधर, यानी इसका भी परपेंडिकुलरली क्या होगा? आउटवर्ड होता है, इनवर्ड अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं है? तो
एरिया वेक्टर मतलब क्या हुआ, एरिया वेक्टर ऐसा वेक्टर जो उसके परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर इसके क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा या परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा, क्योंकि ये सरफेस क्या है, ओपन सरफेस है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कोई क्लोज सरफेस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये क्लोज सरफेस लिया तो इसमें कितने हो गए, 6 फेसेस होते हैं, इसके परपेंडिकुलरली इधर की तरफ आउटवर्ड, इसका इधर की तरफ आउटवर्ड, इस सरफेस का इधर आउटवर्ड, इस सरफेस का इधर आउटवर्ड, इस सरफेस का इधर आउट, इस सरफेस का इधर आउटवर्ड। सो अब इस सरफेस का अलग अलग डायरेक्शंस में क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में ही ये क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, एकदम आउटवर्ड डायरेक्शंस में। तो ये हमेशा याद रखेंगे, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर हो गया। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे ए इंटू यूनिट वेक्टर क्या एन, ठीक, तो या ए इंटू यूनिट वेक्टर ए, ठीक है, तो ये वेक्टर ए हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। 2D होगा तो ओपन सरफेस कहा जाएगा, 3D होगा तो क्लोज सरफेस कहा जाएगा। तो दिस इज एरिया वेक्टर। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्या, एरिया वेक्टर। अब हम लोगों ने एरिया वेक्टर पढ़ लिया, अब चलते हैं, एरिया वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सभी में एरिया वेक्टर का यूज होता रहेगा। तो ये आपको जानना जरूरी था कि किधर की तरफ होता है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए, क्या, द नंबर ऑफ, और डेफिनेशन बताते हैं फिर समझाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाया था ना आपको कि किसी चार्ज के चारों तरफ जो भी फील्ड लाइंस हो जाती हैं वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। प्लस के कारण बाहर की तरफ, माइनस के कारण किधर की तरफ, अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली मतलब उसके परपेंडिकुलर निकले टू ए प्लेन सरफेस, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली टू ए प्लेन सरफेस, किसी भी प्लेन सरफेस से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ये पहला उसका मेन डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद से बहुत सारे बनते रहेंगे उसके। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू ए प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ये सरफेस लेते हैं, ये देखिए ये सरफेस हमने लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है ऐसे, ये हुआ। दूसरा सरफेस एक ये लेते हैं, वही सरफेस वैसा ही, ये हुआ। अब यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही है, इसमें से 1 2 3, तो मान लीजिए इसका फ्लक्स हुआ 3 फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। फाई से भी डिनोट करते हैं, हमने फाई ई लिख दिया मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई बी लिख लोगे मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया फाई ई। मान लीजिए 1 2 3 इलेक्ट्रिक लाइंस लगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स 3 हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 2 3 4 गुजर रही है, फाई इक्वल टू कितना हो गया, 4। पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर, थोड़ी दूर होती है कम स्ट्रॉन्गर है, और दूर होती है और कम स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 4 हो गया। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी किस पर डिपेंड किया ये, यानी फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, उतनी ही ज्यादा होगा। यानी फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ई हो गया। अच्छा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा एरिया देखिए, बढ़ा करके देखें तो एरिया मैंने बढ़ा दिया। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, बहुत ज्यादा गुजरी, 1 2 3 4 5 6, फाई इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। यानी एरिया बढ़ाने पर जितनी ज्यादा एरिया होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगे उसमें से, ठीक है। तो एरिया बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, बढ़ गई। यानी फाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या, ए।
फाई ए के क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी फाई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी क्या, फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, फाई इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस थीटा। ठीक, तो ये फाई इक्वल टू हो गया ए कॉस थीटा, यानी एरिया वेक्टर, एरिया अगर इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीजें, अब यहां पर देखो वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, यानी ये किस पर डिपेंड है, एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी अगर मान लेते हैं यही था, ठीक है, यही सरफेस था, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए तो बाहर की तरफ होगा ही, और ये वेक्टर ई था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड था, यानी ए और ई दोनों का डायरेक्शन यहां पर क्या था, सेम था। लेकिन अगर यहां पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तब फाई इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस थीटा। यानी अब कॉस ही क्यों लेंगे, साइन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वही कंपोनेंट लेते हैं, ई का वही कंपोनेंट लेंगे जो वेक्टर ए के क्या होगा, डायरेक्शन में होगा। ई का वही कंपोनेंट लेते हैं जो वेक्टर ए के क्या होता है, डायरेक्शन में होता है। जो उसके डायरेक्शन में नहीं होगा उस कंपोनेंट को नहीं लेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए ई कॉस थीटा, इधर की तरफ क्या, ई साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ई कॉस थीटा जुड़ता चला जाएगा, यानी ई कॉस थीटा और इंटू ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस थीटा आपका आया, फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये इसकी वैल्यूज आ गई, यानी थीटा पर भी डिपेंड किया, ए पर भी डिपेंड किया, ई पर भी डिपेंड किया। अगर एक ही डायरेक्शन में है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, ये हो गया। ठीक है, तो ये फाई इक्वल टू ये हो गया। इसकी आपको जरूरत नहीं थी, समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, ऐसे आपको इसकी की जरूरत है। ठीक, तो ये फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू ए। अब चलिए यूनिट इसका निकालते हैं। यूनिट, ई की यूनिट क्या बताया गया था, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको नहीं याद आ रहा है तो चले ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ये बताए थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का क्या होता है, न्यूटन, क्यू का क्या होता है, कूलाम, ये हो गया न्यूटन पर कूलाम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, इसकी यूनिट हो गई क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा इसका, तो डायमेंशन देखते हैं, न्यूटन फोर्स है, mlt-2 मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर अपन क्या 80 अपन 80 हो गया। चलिए इक्वल टू एम, एल और एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल क्यूब, और ये देखिए t-2 और t ऊपर गया, क्या हो जाएगा t-3, ए ऊपर गया ए इनवर्स, ml क्यूब t-3 ए इनवर्स, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन। चलिए नेचर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये चीजें हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, करिए, ये था। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, A uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिट 8000 न्यूटन पर कूलम, passing through a flat surface passing through a flat surface of area 10 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक करते हैं। करा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 8000 न्यूटन पर कूलम है, पासिंग थ्रू ए फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस से पास कर रहा है। ठीक है, चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया कितना 8000 न्यूटन पर कूलम, एरिया दिया कितना 10 मीटर स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट, वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है, ई ए कॉस 0 इक्वल टू क्या हो गया ई ए, ई कितना है 8000 इंटू 10, कितना हो गया 8 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसको करिए फिर एक और बताते हैं और करते हैं। दूसरा, ये सॉलिड बॉल विथ 0.5 मीटर रेडियस, 0.5 मीटर रेडियस हैज 10 microcoulomb charge in its center, in its center. Determine electric flux. ठीक है, कह रहे हैं सॉलिड बॉल है 0.5 मीटर रेडियस है, 10 माइक्रोकूलम चार्ज है उसके सेंटर पे। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा कि सॉलिड बॉल 0.5 मीटर रेडियस, क्या क्या गिवन है चलिए, आर गिवन है 0.5 मीटर, क्यू है 10 माइक्रोकूलम यानी 10 इंटू 10 के पावर -6 कूलम यानी 1 इंटू 10 के पावर -5 चार्ज आ गया, आर आ गया। हमको वेक्टर ई डॉट वेक्टर ही होता है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, फाई निकालना है, थीटा इक्वल टू फाई इक्वल टू ए कॉस 0 यानी ई ए, यानी हमको ई चाहिए ए चाहिए। चलिए ए पहले निकालिए, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए सॉलिड बॉल है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, 4 पाई आर स्क्वायर, छोड़ो पर बाद में करेंगे। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, ये 3.1 आराम से 3.1 कितना हो गया ये इक्वल टू 4 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई 3.14, 1 इंटू 3.14 3.14 मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए ई की वैल्यू निकालते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू 1 इंटू 10 के पावर -5 अपॉन 0.5 का स्क्वायर 0.25, ये क्या करते हैं 900/25 इंटू 10 के पावर कितना 4, चलिए 25 से घटाइए इसको, 25 3 75 15 150 कितना हो गया 75 580 90 150 कितने बार में जाएगा 6 बार, 36 इंटू 10 के पावर 4 यानी 3.6 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।
find total electric flux of horizontal cylinder. ठीक है, ये दिए, देखिए हॉरिजॉन्टल सिलेंडर दिया हुआ है, along electric field, along ये, ठीक है। चलिए, ये हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अब इसमें कितने सरफेस होते हैं भाई? 3 सरफेस होते हैं। एक ऐसे यहां पर सरफेस होगा, इधर ये वेक्टर था, एक यहां पे सरफेस हुआ, वेक्टर है, ये ए का डायरेक्शन, इधर की तरफ क्या है, वेक्टर है, और एक कर्व सरफेस, 2 प्लेन और एक कर्व सरफेस, ये ई का डायरेक्शन है, ई का डायरेक्शन, ठीक, 1 2 3, ये ऐसे 1 2 3, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 कर जाएगा, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5, क्या हो जाएगा, ये cos 0 प्लस ये cos 180, ये देखिए बीच का एंगल 180 प्लस ये cos 90, ये हो गया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, क्या आ गया। एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through horizontal cylinder lying on uniform electric field is called is equal to 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। इसको सॉल्व करिए, फिर बताते हैं गॉस लॉ। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे इसका। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, गॉस लॉ, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा आप याद रखेंगे, उससे सभी चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ जाने से पहले थोड़ा सा चीज जानिए। अगर मान लीजिए कोई छोटी चीज होती, जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर होता, अगर आप पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या करना पड़ता, छोटा सा पार्ट लेना पड़ता। तो इस छोटा सा का एरिया कितना हो जाता है, डीए, और इसका एरिया क्या हो जाता है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं इसको। तो अगर इस पर हम निकालते, अगर डी फाई होता तो क्या हो जाता, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी होता। अगर फाई निकालते तो क्या हो जाता, टोटल क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस है ना, क्लोज इंटीग्रल को ऐसे डिनोट करते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। ये क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1। अगर ई कांस्टेंट है तो ई इंटू क्या हो गया, इफ ई कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म है, तब तो फाई इक्वल टू ई होगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा तब क्या होगा, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए होगा। दोनों चेंज हो रहा है तो दोनों लिखेंगे, तो फाई इक्वल टू ई हो जाएगा, ठीक है। ये ई कांस्टेंट था। तो क्या गॉस ने इसी चीज को क्या बताया कि भाई इतना ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत ही है, यहाँ पर लिखाई, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर निकालेंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर निकालेंगे ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टी फाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे हो, सभी जगह क्या हो गया, चेंज हो गया ऐसे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फिर दिक्कत होगी। तो गॉस ने क्या बताया, ठीक है, गॉस का क्या लॉ था, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the net electric flux through a closed surface the net electric flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught, epsilon 0 times of net charge
इनक्लोज्ड बाय सरफेस। ठीक है, तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा है, यही गॉस लॉ है, एकदम याद रखना है आपको। क्या? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस is 1 upon epsilon 0 times of net charge enclosed by the surface। उस सरफेस के द्वारा कुल कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, लेकिन वो चार्ज कहां पर होना चाहिए भाई? यहां पर, इन साइड में। तो नेट चार्ज इन साइड टोटल इंक्लोज चार्ज के 1 अपॉन क्या होता है? एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। यानी जो फाई हुआ या फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन क्या? एप्सिलॉन नॉट। या ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू क्या था भाई? क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी इक्वल टू क्यू अपॉन क्या? एप्सिलॉन। ठीक है, यानी ये आर पर डिपेंड नहीं करता, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना बड़ा है। जैसे यही था, अब यहां से चार्ज ये निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकली, ये देखिए इसी चार्ज के कारण निकली। तो यहां पर रेडियस इतना बड़ा भी कर दिए, इतना बड़ा भी कर दिए, इससे कोई असर थोड़े ना पड़ने वाला है। आर है, 2R है, 3R है, 4R है, करते जाइए, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो उसमें से भी गुजरी। ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर कितना चार्ज उसके सेंटर पर क्या है, उसके अंदर इंक्लोज्ड है, उस टोटल चार्ज का क्या होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। दिस इज कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एकदम हमेशा इसको याद रखना है। गॉस लॉ को बहुत ज्यादा यूज है इसका। क्या है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is 1 upon epsilon 0 times of net enclosed charge by the surface। इस सरफेस के द्वारा केवल चार्ज कितना है, रेडियस कितना है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। आर 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। ये टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको केवल यही याद रखना है। ठीक है, तो गॉस लॉ है आपका क्या? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन क्या? एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ आ गया, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन क्या? एप्सिलॉन नॉट। अब चलते हैं इसको प्रूव करके देखते हैं। वास्तव में कोई प्रूफ है नहीं, लेकिन इसको एक तरह से समझने के लिए आपको दिखाया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि एक स्फीयर आर रेडियस का, ठीक है, लेट अस कंसीडर ए स्फीयर of radius r. Let us consider a sphere of radius r in uniform placed in uniform electric field E. Electric field। अब जब ये सिलेंडर, ये स्फीयर हो गया, तो भाई इसका तो कोई सरफेस होता नहीं है भाई कि एक सरफेस, दो सरफेस, चारों तरफ है। तो इसके लिए से हम करते क्या है ना, इसके सेंटर पर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग ना, एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, पूरे का एरिया ये है, इस छोटे सा का एरिया कितना हो जाएगा? डीए। ये हो गया वेक्टर डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर तक की तरफ होता है? प्लस के कारण भाई ये भी तो बाहर की तरफ ही होता है, वेक्टर ई। ये वेक्टर ई बाहर की तरफ हो गया, डीए भी बाहर की तरफ हो गया। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया भाई? क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। वेक्टर ई एंड डीए बोथ रेडियली आउटवर्ड, दोनों क्या रेडियली आउटवर्ड है, यानी रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ है। सो थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। सो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डीए कॉस 0 इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डीए। और डी तो यूनिफॉर्म है, बाहर हो गया, तो डीए का क्या हो जाएगा? ई इंटू ए। तो डी फाई इक्वल टू कितना हो गया भाई?
E इंटू ए। चलिए E इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है भाई 4πr²। ये देखिए 4π से 4π को कटाते हैं, r² से r² को हटाते हैं, ठीक है। तो एक को कटा दिए, दूसरे को हटा दिए, क्या बचा फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ हो गया, विच इज गॉस लॉ। यही गॉस लॉ है, ठीक है। तो क्या किया गया, हमने कंसीडर किया कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है कैपिटल आर है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस्ड कर दिया गया है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस पर एक स्मॉल एलिमेंट लिए, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर दैट, ठीक है। स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर हम लोगों ने डीए लिया, तो डीए क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होता, बाहर की तरफ होता है, ये बताया गया था, सरफेस के अलावा परपेंडिकुलरली होता है, तो डीए हो गया। और वेक्टर ई भी बाहर की तरफ होता है प्लस चार्ज के कारण, तो दोनों एक ही डायरेक्शंस में हो गया, यानी बोथ आर रेडियली आउटवर्ड, सो एंगल बिटवीन देम विल बी 0। उसके बीच का एंगल कितना हो गया 0 हो गया। सो ई डीए, ई बाहर हो गया डीए, क्योंकि ई कांस्टेंट है, बाहर है, ई डीए का हो गया ए। ई बराबर होता है 1/4πε0 Q अपान r², और ए एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², 4π से 4π, r² से r² कैंसिल, Q अपान एप्सिलॉन। यानी देख रहे हैं कि r पर डिपेंड नहीं करता, बढ़ा देंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, r पर डिपेंड करता ही नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, गॉस लॉ की प्रूफिंग, यानी गॉस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको कराए जाएंगे, ठीक है।